हेलो, नमस्ते बच्चों। पिछली जो क्लास थी हमारी चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम स्टडी कर रहे थे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस तरह चेंज होती है। हमने मेटल्स के बारे में बताया कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, और आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, और R इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ और L बाई ए। और हमने कहा था कि मेटल्स हैं, मेटलिक कंडक्टर हैं, उनमें हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो M, N और E चेंज नहीं होते हैं। तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। उससे क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर, इसका मतलब आपका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो टॉ डिक्रीज होता है, इससे रो इंक्रीज होती है, इसलिए अल्फा कहा जाता है पॉजिटिव। और इसके ग्राफ भी बताए थे। ये बात होती है मेटलिक कंडक्टर के लिए। फिर हमने बात की थी अलॉय की, मैग्नीन, कांस्टेंटन, निक्रोम, उनके लिए बताया था कि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम चेंज होती है। ठीक, इसलिए मीटर ब्रिज, आपके रेजिस्टेंस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर, इनमें इसका यूज करते हैं। फिर बात आई कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए कि उनकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो फिर सेमीकंडक्टर के लिए हमने कहा था कि रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ, उसमें आपका एन है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर है, उनमें जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका टाउ तो डिक्रीज होता है, लेकिन आपका उसके साथ साथ एन है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। मेटलिक कंडक्टर में एन कांस्टेंट है, लेकिन आपके सेमीकंडक्टर में आपका एन क्या इंक्रीज होगा। अब देखो, ये इंक्रीज होता है तो ये फैक्टर रेजिस्टिविटी को डाउन करता है, और ये फैक्टर डाउन होता है तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इन दोनों फैक्टरों में से जो इंक्रीमेंट इन फ्री चार्ज कैरियर है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब आपका टॉ रो को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एन का इंक्रीमेंट रो को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन एन का इफेक्ट आपके टॉ के इफेक्ट की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए नेट रिजल्ट क्या होता है कि रो डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज, रो डिक्रीज। और ये रो डिक्रीज है वो लीनियरली नहीं होता है जैसे मेटलिक कंडक्टर में हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक टॉ भी और एक एन भी। तो इसका जो ग्राफ आएगा, किसका, सेमीकंडक्टर के लिए जो ग्राफ आता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ आएगा वो एक्सपोनेंशियली होगा, इस तरह से। ठीक, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगी, रो इज इक्वल टू किस तरह के, रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन के टी। इस एक्सपोनेंशियली आपकी क्या होगी, डिपेंड करेगी। वेयर रो नॉट क्या है, एट 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी, ईजी क्या है, फिर फॉरवर्ड एनर्जी गैप, के क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, तो ये आप इस पर डिपेंड करेगी। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री चार्ज हैं, वो किस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी अपॉन के टी, वेयर एन नॉट इज द फ्री चार्ज एट 0 केल्विन। तो देखिए जो दो फॉर्मूले हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर कैपिटल ई जी बाई के टी, ये बताते हैं कि आपके सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंटली क्या होती है, डिके होती है, कम होती है और डिक्रीज होती है। और आपका फ्री चार्ज डेंसिटी है n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी बाई के टी, और आपके जो फ्री चार्ज है वो एक्सपोनेंटली क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं, उसके कारण एक्सपोनेंटली डिक्रीज होती है। तो इस तरह से आपकी ये डिपेंडेंस होगी। इसलिए यहाँ पर एल्फा क्या हो गया, एल्फा यहाँ पर हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज, और रो क्या हुआ, डिक्रीज, इसलिए अल्फा क्या है, नेगेटिव। अब ये अल्फा क्या है, अब हमने यहाँ पर तो ये तो पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, और ग्राफिकली कैसी होती है, लेकिन कितनी होती है, हाउ मच,
नई रेस्टिविटी क्या होगी, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है बच्चों, हमारे पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है और T0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रेजिस्टिविटी है रो नॉट और रेजिस्टेंस है R नॉट। किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टिविटी है रो टी, रेजिस्टेंस कितना है आर टी। ठीक, अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट डिग्री सेल्सियस। चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या हुई, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट। और चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। तो आपका चेंज इन रेजिस्टिविटी और जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इनिशियली रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ भी होगा चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। दोनों जगह इस तरह के रिलेशन आएंगे, क्योंकि जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी उसी तरह से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हम इक्वल टू में चेंज करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू क्या आएगा, एल्फा रो नॉट डेल्टा टी। इसी तरह यहाँ पे आएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू एल्फा, ये प्रोपोर्शनल है, ये आपका एल्फा है, आर नॉट डेल्टा टी। आप कंफ्यूज नहीं हो ना, प्रोपोर्शनलिटी और एल्फा एक जैसे चिन्ह से आते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका ये एल्फा क्या है, या एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू कहलाता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यहां पर एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों एक ही चीज, आप इससे निकाले। अब आपको क्वेश्चन में जब यदि वो रेजिस्टेंस की बात करता है तो इस फॉर्मूले को ले लेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करता है तो इस फॉर्मूले को ले लेंगे, यूनिट वही आएगी, क्योंकि रो से रो की यूनिट कट जाएगी और क्या होगी प्रति पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी क्या आएगा पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, और पर केल्विन केल्विन लें तो पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में तो पर डिग्री सेल्सियस, ये इनकी यूनिट आएगी। अब ये क्या है, देखो इसको डिफाइन करें तो आपका यदि हम क्या करें कि इनिशियल रेजिस्टिविटी क्या ले लें 1 और आपके टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट करें 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज होगा वो उसके किसके बराबर होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी तरह से यदि इनिशियल रेजिस्टेंस तो याद हो, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो 1, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा उसका को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपके ध्यान दीजिए, इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि चाहे रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले हो और चाहे रेजिस्टेंस के, सिमिलर है। आपको रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आर लिख दोगे, रेजिस्टिविटी की बात करें तो रो लिख दोगे। अब इन फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो डेल्टा रो को लिख सकते हैं रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू एल्फा रो नॉट, आपका क्या हो गया टी माइनस टी नॉट। ठीक, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस एल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक, अब इसमें रो टी इज इक्वल टू रो नॉट आपका कॉमन 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ये आपका क्या हो गया, किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर हमारे या रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा आर मींस
आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट और आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट या आर टी आर नॉट कॉमन 1 प्लस एल्फा और टी माइनस टी नॉट ये किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो कई बार वो कहेगा इतने टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये है, बताओ ये टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, एल्फा दिया होगा। तो ये आपके फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से फॉर्मूले, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, दूसरा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आपके किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब यदि आपका इनिशियल टेम्परेचर है वो यदि 0 डिग्री सेल्सियस है, कई क्वेश्चनों में इनिशियल टेम्परेचर को 0 दे दे, तो उस कंडीशन में आपका टी माइनस टी नॉट वो किसके बराबर हो जाएगा, टी के। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी और आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक, तो यदि आपका इनिशियल टेम्परेचर क्वेश्चन में आपका 0 है तो उस कंडीशन में किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले ये हो जाएंगे, डेल्टा टी की जगह टी लिखो, इनिशियल टेम्परेचर 0 और नहीं तो आपका डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये और ये जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं। अब इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाए। आगे चलते हैं, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट होता है जिस पर आइस मेल्ट होती है, ठीक, इसे नहीं बोलते हिमांक, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कितने मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इज 5 ओम अर्थात आर नॉट वो है आपका 5 ओम, तो टेम्परेचर 0 है। एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट होती है जिस पर स्टीम होती है या वाटर बॉईल होता है, तो वो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपका वेपर पॉइंट हो गया। तो आपका इज 5.23 ओम, तो R100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 5.23 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5 अर्थात किसी टेम्परेचर हॉट बाथ है उसका टेम्परेचर कितना ले लें, T डिग्री सेल्सियस, तो उस पर आपका जो रेजिस्टेंस कितना है उसको RT ले लें, तो RT इक्वल टू 5.795 ओम। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, तो टेम्परेचर कितना मान रखा है हमने, वो T ले रखा है, तो हमें इस टेम्परेचर को निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हमें, आपका टेम्परेचर स्टार्ट R नॉट दे रखा है 5 ओम, उसके अलावा आपका R100 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है 5.23 ओम और RT किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.795 ओम। ठीक, तो आपका देखो टेम्परेचर के हमारे रिलेशन से वो लिखेंगे R100 माइनस R0 इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्फा R0 और क्या हो गया बोलो, डेल्टा टी की जगह क्या हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100 क्योंकि 100 माइनस 0 100। ठीक, तो ये तो आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, RT माइनस R0 चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर T इक्वेशन 2। ये दो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, T डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2
इक्वेशन को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करें, तो देखो डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, R100 माइनस R0 अपॉन RT माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा R0 100 अपॉन एल्फा R0 T, एल्फा R0 से एल्फा R0 कैंसिल, इनकी वैल्यू पुट कर दो, 5.23 माइनस 5.795 माइनस 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी, ये 0.23 अपॉन 0.795 इज इक्वल टू 100 अपॉन टी, दिस इम्प्लाई टी इज इक्वल टू 0.795 इंटू 100 अपॉन 0.23, ये हो जाएगा, देखिए ये इसके डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7950 अपॉन 23, इसको डिवाइड कर लेना, ये आपका डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह से को आसान सा आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर which is used for finding the temperature by finding the change in the resistance has a resistance of 50 ohm, अर्थात R20 इक्वल टू कितना दर का है, 50 ओम, कि 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। When the thermometer is kept in a vessel in which silver is at melting point, तो सिल्वर किस पर है, मेल्टिंग पॉइंट पर, उस टेम्परेचर को हम क्या मान लें, 30 डिग्री सेल्सियस, अर्थात थर्मामीटर को ऐसे बर्तन में रख दिया जिसमें सिल्वर आपकी चांदी क्या मेल्ट हो रही है, ठीक। इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज टू 80 ओम, अर्थात RT जिस पर आपकी सिल्वर मेल्ट हो रही है उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, 80 ओम। सपोज दैट इन दिस टेम्परेचर रेंज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस चेंजेस लीनियरली, ये लाइन इस वजह से लिखी है क्योंकि जब रेजिस्टेंस लीनियरली चेंज होगा तब ये फॉर्मूले यूज होते हैं। फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, एल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो R20 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम। RT जिस पर मेल्टिंग पॉइंट है उस पर रेजिस्टेंस है 80 ओम। एल्फा आपका दे रखा है 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, तो आपका ये टेम्परेचर T सिल्वर जिस पर मेल्ट हो रही है वो टेम्परेचर क्या होगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R20 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 20, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस 20। अब RT की वैल्यू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू, चलो इसको हम पहले बात कर लेते हैं, इसको इधर डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, T माइनस 20 इज इक्वल टू RT माइनस R20 अपॉन एल्फा R20, और T इज इक्वल टू होगा 20 प्लस RT माइनस R20 अपॉन एल्फा R20, ठीक। अब T की वैल्यू हो जाएगी, T इज इक्वल टू 20 प्लस RT की वैल्यू 80 माइनस 50, R20 की वैल्यू, एल्फा की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू R20 की वैल्यू 50, ये डिग्री सेल्सियस। अब देखिए T इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 30 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू 50 डिग्री सेल्सियस। 0 से 0 कैंसिल, ये आपकी पावर ऊपर चले जाएंगी, तो T इज इक्वल टू 20 प्लस ये हो जाएगा 3000, ये 3 पावर ऊपर जाके 3.8 को 5 से डिवाइड करते हो गया 19 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इन 2 क्लासों में आपको समझाया कि किस तरह से आपके मेटलिक कंडक्टर, एलॉय, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस प्रकार वेरी करते हैं और ये वेरी क्यों करते हैं, अल्फा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इसके साथ एक चीज़ और बता दें कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो सेल में जो घोल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेट क्या होगी, कम होगी। आपका सॉल्यूशन क्या होगा, पतला होगा, कंसंट्रेट कम होगी, इसलिए आयन इजीली मूव करेंगे और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अतः वहाँ भी अल्फा नेगेटिव होता है। तो मेटलिक कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नेगेटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव, ठीक। और वहाँ पर मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होती है, जबकि आपके सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक्सपोनेंटली क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो इस तरह से ये चीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अब आपको बताएंगे सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। उसके अलावा जब किसी भी वायर को स्ट्रेच करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाता है वो बताएंगे। उसके बाद आपका आएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बच्चों।